बच्चों जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अवकलनीयता। प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने सततता के बारे में अर्थात कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया। वहाँ पर बच्चों हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी की जाँच करते हैं, कैसे हम ये जान पाते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूअस है या नहीं। वहाँ पर हमने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज वगैरह फाइंड करना सिखाया था, जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने कंप्लीटली अपनी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर लिया है। जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए होंगे उसका सोल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी अर्थात अवकलनीयता के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद आ रहा होगा बच्चों क्लास 11 में आप लोगों ने अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन पढ़ा है। वहाँ पर आपको बताया गया था कि जब हमें कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो उस फंक्शन के अवकल गुणांक अर्थात डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम अवकलन करना कहते हैं, और वो प्रोसेस हम लोगों ने किया था। क्लास 11 में बच्चों आप लोगों ने सीखा था कुछ सिंपल फार्मूले, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा। वहाँ पर दो फलनों के गुणे का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ना आपको सिखाया गया था प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम का अवकलन, दो फलनों के भाग का सूत्र भी आपको बताया गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी थी, लेकिन वो एक मात्र छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी आप क्लास 12 में अवकलन की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में आप सीखेंगे कि अलग अलग टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, संयुक्त फलन क्या होते हैं, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक दिया गया जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस तो कम पूछे जाते हैं बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है ना। क्योंकि अभी आगे चल के आप लोग रोले वगैरह प्रमेय पढ़ेंगे, वैसे अब की बार वो सिलेबस से हटाई गई है, फिर भी मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अवकलनीयता के बारे में। अवकलनीयता का मतलब होता क्या है, समझिए ध्यान से बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास f(x) जो है कोई वास्तविक फलन है। कैसा फलन है बच्चों, आराम से समझना। f(x) जो है हमारे पास कोई वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन को हम लोग इंग्लिश में रियल फंक्शन कहते हैं। सर ये रियल फंक्शन का क्या मतलब होता है, आपको याद आ रहा होगा, ऐसा फंक्शन जिसका प्रांत और परिसर दोनों रियल होगा, वास्तविक संख्याएं होंगी, उसको हम रियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। हमने क्या लेट कर लिया बच्चों कि f(x) कोई वास्तविक फलन अर्थात रियल फंक्शन है और इसके डोमेन में एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं वह पॉइंट बच्चों c है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि f(x) कोई वास्तविक फलन है जिसके डोमेन में कोई पॉइंट c है। तो इस पॉइंट c पर ध्यान देना, इस पॉइंट c पर इस फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को f' को लिमिट x टेंडिंग्स टू c f(x) माइनस fc अपान x माइनस c से ज्ञात करते हैं। ऐसा आपको क्लास 11 में सिखाया गया। ध्यान समझते चलना बच्चों। क्या बोला, f'(c) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c f(x) माइनस fc अपान x माइनस c, ये पॉइंट c पर इस फंक्शन के अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करने का तरीका है, जो आप लोगों को सिखाया गया है बच्चों। कब? क्लास 11 में। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं अभी आपको। अब देखो इसी से पता चलता है। अब देखो बच्चों कभी कभी ऐसा भी तो होता है, अभी आपको सिखाया गया 11 में भी आप लोगों ने सीखा था, कभी कभी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर लिमिट ही तो लगा हुआ है, अब पता नहीं इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि इस दिए गए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, तो सिंपल से लिमिट लगी हुई है ना, c माइनस c प्लस जब करेंगे हम लोग तब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आएगी। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चों बराबर होगी तब जो है इस पॉइंट c पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जब इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो f' का अस्तित्व होगा, नहीं तो f' का अस्तित्व ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि f' मतलब इस पॉइंट c पर हमारा दिया गया फंक्शन जो है वो अवकलनीय तब कहलाएगा जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। बच्चों इन दिस केस, इन द केस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, उस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग करते क्या हैं,
जब कभी भी किसी फंक्शन के किसी दिए गए पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी की जांच करनी होती है तो हम उस पॉइंट पर उस दिए गए फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, और जब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाती हैं तो कहते हैं कि उस दिए गए पॉइंट पर दिया गया फंक्शन जो है हमारा वो क्या है बच्चों, अवकलनीय है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसी को मतलब उसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जो है डिफरेंशियबिलिटी के केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं हम लोग। अगर बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब इसी की लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो ध्यान से समझिएगा, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा बच्चों लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस ना, c माइनस माने लेफ्ट हैंड लिमिट, c माइनस लिखेंगे और यहाँ तो हमारा फंक्शन रहेगा fx माइनस fc अपान में x माइनस c। क्लियर हो रही है बातें। यहाँ पर फिर से इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो इसका मतलब होता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ c माइनस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा f c माइनस h माइनस एफ सी। ठीक है, अपान में बच्चों कितना होगा यहाँ पर c माइनस एच माइनस का c हो जाएगा। अब देखो c से c बच्चों क्या हो गया, कट गया। आपको मिला यहाँ पर कितना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, माइनस में एफ सी रहेगा यहाँ पर, और माइनस बच्चों कितना मिल गया, माइनस एच मिल गया। ठीक है, तो हेंस आप यहाँ लिख सकते हैं, हेंस जो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला है वो कैसे मिला है बच्चों, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपान का कितना, माइनस में h। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का तरीका। समझ आया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन का दिए गए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव माने RHD होगा, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c प्लस, और यहाँ रहेगा बच्चों fx माइनस में fc अपान में हमारा हो जाएगा x माइनस सी। ठीक है, यही तो करते हैं हम लोग। अब क्या करोगे भाई, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो वो क्या c प्लस एच रखोगे। दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी अपान c प्लस एच, और माइनस में बच्चों कितना हो गया, c हो गया। अब देखो यहाँ पर c से c हो गया, कट गया, माने लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान में एच। ये क्या मिला बच्चों, RHD मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको यहाँ से फाइंड हो गया है। क्लियर हो गई बात ना। तो अब यहाँ फाइंड हम लिख सकते हैं, अतः अब कहेंगे अतः यदि यदि क्या, लिमिट यहाँ लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान माइनस एच इक्वल हो जाए बच्चों लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, समझते रहना, h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान में h के। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर c पर अवकलनीय कहलाता। समझ में आ गई बात ना, क्लियर हो गया। ये होता है बच्चों अवकलनीयता की जांच करना, और सिंपल सा इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, ऐसा क्यों करते हैं, और रूल और रेगुलेशन भी आप लोगों के सामने पर्टिकुलर लिख दिया गया है। तो क्या करोगे, जब कभी आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा, किसी दिए गए पॉइंट पर उसके डिफरेंशियबिलिटी की आपको जांच करनी होगी, क्या करोगे, उस दिए गए पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, और अगर दोनों बच्चों आपस में इक्वल हो जाएगा तो कहा जाएगा दिया गया फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय है, नहीं तो अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बच्चों की अवकल गुणांक जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, वास्तव में अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन।
तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया थोड़ा समझ लीजिए। हमने कहा बच्चों कि f(x) हमारा कोई फंक्शन है, उसके डोमेन में कोई पॉइंट c है। इस पॉइंट c पर हम लोग जो f' फाइंड करते हैं वो कैसे निकलता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू c ना f(x) माइनस fc अपान x माइनस c करके वहाँ से निकाला जाता है। फिर आपको बताया गया कि वह उस पॉइंट पर जो होगा बच्चों वो अवकलनीय तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव की, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, लिमिट x टेंडिंग्स टू c नेगेटिव f(x) माइनस fc अपान में x माइनस c इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग्स टू c प्लस f(x) माइनस fc अपान x माइनस यहाँ पर c होगा x माइनस c के, बच्चों यहाँ पर भी c ही होगा x माइनस c के। बातें समझ में आ रही हैं? यही तो हमने अभी आपको समझाया और इसी को जो हमने सिंप्लीफाई किया बच्चों तो हमें क्या मिल गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर हमें मिल गया था बच्चों f(x) माइनस h माइनस fc x नहीं c माइनस h अपान में f माइनस में fc अपान माइनस h मिल गया था। और यहाँ हमें मिल गया था बच्चों लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपान में h, ये हम लोगों को फाइनली मिल गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, समझिएगा ध्यान से बच्चों। ठीक है, अब हमें इसी की ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में डिस्कस करना है कि इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग होती क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दिए गए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी हम लोग थ्योरम भी प्रूव करेंगे बच्चों कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, अभी हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम को। तो अभी आप ये समझिए इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम हमारा x डैश है एंड बच्चों ये हमारा जो है वो y डैश है। सपोज कर लो बच्चों ये हमारे पास जो f(x) दिया गया था जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये हमारा दिया गया फंक्शन है। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ये हमारे पास वो फंक्शन दिया हुआ है जिसके यहाँ पर हम अवकलनीयता की जांच कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फंक्शन है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट C है, ध्यान देना, ये बच्चों x इक्वल टू c हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम इसके अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर ये पॉइंट C है तो इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू ये है तो फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी बच्चों वो fc मिलेगी। मींस इस पॉइंट को हम c, fc आराम से लिख सकते हैं। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, c, क्या हो जाएगा बच्चों fc। क्यों भाई? क्योंकि बच्चों यहाँ y बराबर f(x) इस रूप में लिखा हुआ होता है ना, तो x का मान जब आपने c रखा तो y का मान fc हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो इसके मान लो जस्ट पहले जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बच्चों जो पॉइंट है वो क्या है, c माइनस h है। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट हमारा क्या है, c प्लस h है। ध्यान समझना। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, सपोज कर लें ये पॉइंट a है, तो ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको बच्चों, आपको मिलेगा c माइनस h कामा f c माइनस h, यही तो होगा। देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट a वाला और b वाला c कामा f c मिला ही है। और ऐसे ही बच्चों ये b पॉइंट था, ये c पॉइंट अगर हो जाएगा तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, c प्लस h, इसमें मान रख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू f c प्लस h आपको यहाँ से मिल रही है। ये पॉइंट आप लोगों को मिल गए हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर इस पॉइंट ए बी को मिलाएं तो ए बी की प्रवणता क्या होगी, ध्यान दो, ए बी की प्रवणता, स्लोप ऑफ ए बी की प्रवणता कैसे निकाली जाती है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर या x1 y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, f c माइनस h माइनस f c लिख देंगे अपान में, देखो ये माइनस ये कर रहे हैं, अपान में बच्चों क्या होगा, c माइनस h माइनस c, देखो c से c कट गया कि नहीं, तो क्या मिलेगा आपको f c माइनस h माइनस एफ सी अपान में माइनस h यहाँ पर मिल गया। ये ए बी की प्रवणता मिली कि नहीं मिली। अब बच्चों बी सी की प्रवणता ऐसे निकालोगे आप देखोगे
तो एफ सी प्लस एच माइनस बच्चों एफ सी अपान में आपको प्लस एच मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर कह क्या रहा है, यही देखो यही दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज़ को आपस में इक्वल किया गया है, मतलब ए बी की प्रवणता और बी सी की प्रवणता आपस में इक्वल ली गई हैं, लेकिन कब के लिए गई है, जब एच टेंडिंग्स टू जीरो, माने जब एच बहुत ही छोटा है। कहने का मतलब ये है कि जब इस पॉइंट को, ध्यान देना बच्चों, इस पॉइंट को हम इसके और पास ले जाएंगे, क्योंकि ये एच पीछे गया है, जब इस पॉइंट के यहाँ तक हम लेकर के आएंगे उस केस में एच को लगभग जीरो मानेंगे। तो ये पॉइंट जो हम यहाँ इतना दूर लिए हैं ये इसके बच्चों क्या होगा, बहुत पास होगा। जब ए बी सी बहुत पास होंगे तो यहाँ से जो लाइन हम खींच रहे हैं, जिसकी प्रवणता निकाल रहे हैं, वो लाइन बच्चों इस दिए गए वक्र को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर स्पर्श करके हुए जाएगी। ठीक है, जब स्पर्श करके हुए जाएगी बच्चों तो ये जो होगी इस वक्र की क्या कहलाएगी, स्पर्शी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्शी कहलाएगी। और यह जो प्रवणता हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, चाहे इस तरीके से ज्ञात कर रहे हैं या इस तरीके से ज्ञात कर रहे हैं, वो इसी रेखा की प्रवणता होगी, क्योंकि दोनों आपस में प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि किसी भी दिए गए फंक्शन का किसी भी दिए गए पॉइंट पर अवकल गुणांक उस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल करके आपके सामने आ रहा है। क्लियर हो गई बातें, क्या समझ में आया ज्योमेट्री? देखो ये सारी बातें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इससे आप अवकलन की वास्तविकता को समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, हायर क्लासेस में जाएंगे तो या आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको एप्लीकेशन समझना पड़ेगा, उसको किस तरीके से अप्लाई कर देते हैं ना। उसका आपको एप्लीकेशन समझना पड़ेगा, किस तरीके से उसको हम डेली लाइफ में अपने अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको यहाँ पर समझाया। यहाँ पर हमने जो अभी प्रीवियस इसके पहले जो हमने डिस्कस किया उसको लिख दिया था, और यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, प्रवणता निकाला। प्रवणता निकालने का सूत्र आप 11 में पढ़े हो ना, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, या ज़रूरत पड़ने पर हम लोग यहाँ y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो वही यूज़ करके हमने क्या किया, एक बार ए बी की प्रवणता को निकाला, एक बार बी सी की प्रवणता को निकाला, लेकिन हमने इस पॉइंट को इतना दूर लिया है जबकि यहाँ पर h टेंडिंग्स टू जीरो है। इसका मतलब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट इसके बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास। h टेंडिंग्स टू जीरो मतलब लगभग जीरो, माने ए बी सी एक ही पॉइंट पर जाकर एक कोइंसाइड हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे। और जब बच्चों वो एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे तो ये खींची गई रेखा इस वक्र को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी, स्पर्श करेगी। और जब एक ही बिंदु पर ये इसको स्पर्श करेगी तो वह इस वक्र की क्या कहलाएगी, स्पर्शी कहलाएगी बच्चों, टेंजेंट कहलाएगी। क्लियर हो गई बात ना। तो ओवरऑल आप इतना समझिएगा कि सपोज कर लो कि आपके पास कोई फंक्शन दिया है f(x) और इसके डोमेन में कोई पॉइंट c है, और आप f' की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, f' की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मीन्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को जब आप लोग फाइंड करते हैं, उसके अवकल गुणांक को प्राप्त करते हैं, तो वह अवकल गुणांक उस दिए गए वक्र के उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। अगर किसी पॉइंट यहाँ पर हम चेक करें बच्चों C1 पॉइंट, तो इस पॉइंट पर उसकी स्पर्शी की प्रवणता को दिखाएगा। अभी हमारे सिलेबस में है भी, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ स्पर्श रेखा और अवलंब हमें सिखाया जाएगा, तो वहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और फिर से आपको इस सारी चीज़ों को रिकॉल करके वहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि अवकलन का मतलब क्या होता है, अवकलज का मतलब क्या होता है, और कब किसी भी दिए गए फलन की अवकलनीयता होती है, क्या होती है लिमिट का एग्जिस्ट करना, क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। आपकी बुक में एक आध क्वेश्चन इसके बेसिस पे दिए गए होंगे, आप लोग चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे बच्चों। जैसे आप देख पाएंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 साइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आप लोग इसको कर सकते हैं। 9 और 10 को आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें अवकलनीयता की जांच करनी है। आशा करते हैं आप लोग करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आज के इस वीडियो में एक छोटा सा टास्क आप लोगों के लिए हम देना चाहेंगे। एक छोटा सा टास्क क्या होगा, सुन लीजिए हमारी बात। एक छोटा सा टास्क होगा बच्चों कि आपको जो क्लास 11 में आप लोगों ने अवकलन पढ़ा था,
ना, वहाँ पर कुछ फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, उन सभी, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी क्या होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स हमने लिखवाया था, दो फलनों के गुणा का सूत्र लगाया था, भाग का सूत्र लगाया था, उसको आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और साथ ही साथ बच्चों उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसी के आगे हम लोग को क्लास 12th में डिस्कस करना है, जिससे हमें आगे चल के कोई समस्या ना हो। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।